Hello मेरे छोटे भाइयों बहनों. So in the last lecture we had done this question about journal entry and I also hope कि एक बार आपने भी इसे ट्राई करा होगा घर पे सॉल्व करने की. एंड अगर कुछ भी दिक्कत आई हो तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, यू कैन चेक. एंड we also done advantage of general. We understand GST, it's an indirect tax and regressive in nature. Means मुकेश अंबानी मोटा भाई एंड मैं भी, आप भी, सब अपन सब इस टैक्स को देना ही पड़ेगा और सबको बराबर देना पड़ेगा. एंड वी अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, दैट्स सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी. they these three are in apply on intra-state supply, and IGST, which means integrated goods and service tax, apply on interstate supply. इंट्रा मतलब सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, मतलब मैंने भोपाल से गुड्स परचेज करे और इंदौर में सेल कर दिए, सो इट्स इंटर स्टेट सप्लाई. सो हियर इज आवर एग्जांपल्स. एंड what is means by interstate supply means I purchase goods from Bhopal and purchase in any other state. Let's say I sell my goods in Bangalore, so it's interstate supply. Means supply in two states, two different states. And we understand अपन ने एक एग्जांपल भी किया था जीएसटी इन जनरल एंट्री, और मैंने बताया था कि परचेज पर इनपुट जीएसटी लगता है और सेल्स पे आउटपुट जीएसटी लगता है. सो वी हैड डन दिस एग्जांपल हियर एंड it is very small concept but it's very important. If you skip this you are not going to solve your questions, अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे. बस ये छोटा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ज़रूरी है. सो हियर इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, आई होप कि आपने कैश डिस्काउंट सुना होगा. आप कहीं भी किसी भी शॉप पर कुछ भी लेने जाते तो ज़्यादा रेट बताता है या आपको ज़्यादा लगता है तो आप बोलते हो ना कुछ डिस्काउंट तो दो. सो दैट इज कैश डिस्काउंट. एंड ट्रेड डिस्काउंट इतना चलता नहीं है बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन अकाउंट्स. सो ट्रेड डिस्काउंट अपन इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, अकाउंट्स की बुक्स में वी डोंट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट. एंड इट कैन बी अप्लाई ऑन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोथ, मतलब कैश ट्रांजेक्शन में भी एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में भी अपन ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं. बट कैश ट्रांजेक्शन का नेचर है कि वो रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंड इट्स ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन्स. मीन्स अपन चाहें तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पे कैश डिस्काउंट दे दें बट इट्स नॉट पॉसिबल. वी कैन गिव ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन. एंड इट्स ये एक चीज़ याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट अपन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते और अपन ट्रेड डिस्काउंट कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों पे दे सकते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट अपन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और अपन ये सिर्फ कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजेक्शन पे दे सकते हैं. सो इट्स अ वेरी small concept. Let's say Ramesh purchased goods MRP 1 lakh rupees. First case, he received trade discount at the rate 2%. So let's solve this. So here is our first case. Date particular, LF, amount debit, amount credit. And also always remember कि कुछ भी सॉल्व करो उसकी हेडिंग हमेशा ऊपर लिख दो. सो इन फर्स्ट केस रिसीव ट्रेड डिस्काउंट 2%. सो परचेज किया अपन ने गुड्स, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, receive trade discount and paid cash. Here also paid cash. So first is our should be working note 1. So working note means कि
आई से कि ट्रेड डिस्काउंट अपन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन को क्वेश्चन में उसे सॉल्व करके बताना नहीं है। सो अपन क्या करते हैं, अगर कुछ भी चीज़ है अपने क्वेश्चंस में रिकॉर्ड नहीं होना, बट वी कैन डू कि अपन उसे एक वर्किंग नोट बनाए, उसे नंबर दें, और वो चीज़ अपन, जैसे कि अपन मैथ्स में नहीं करते कि अपन कहीं पे मल्टीप्लाई करना हो तो अपन लास्ट पेज पे करते हैं, बट अकाउंट्स में अपन को उसे वर्किंग नोट्स के जरिए बताना पड़ता है कि हमने ये वर्किंग की है, हमारा जो भी ये अमाउंट आया है वो हमने यहाँ से लाया है। तो इट्स गुड फॉर टीचर टू अंडरस्टैंड योर वर्किंग। सो वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट if you are just completed your 11th standard and just started in accounts in 12th. So remember, working notes are very important. If you put working notes in your questions, solved questions, it's leave a good impression of you in on examiner. So try to solve questions with working notes. And if you are just entered in 11th standard, you also start your working notes and let's solve this question. Receive trade discount at 2% and paid cash. So working note 1, calculation of, I can say, purchase price after trade discount. So purchase amount is 1 lakh rupees and we receive cash discount, trade discount at 2%. So what I will do, I calculate trade discount at 1 lakh का 2% is 2000. So it is our trade discount. So now I put 98,000 in purchase and paid 98,000 in by cash. I said कि trade discount अपन books में record नहीं करते. So also अगर ये cash discount होता, वो case आएगा आगे. So trade discount अपन books में record नहीं करते. So it's our case number 1. And case number 2. Our case number 2 is receive trade discount at 2% and cash discount at 5%. So now second, purchase किए goods, purchase account debit, cash अपन ने उसे पे किया to cash account. So now here is our working note 1, calculation of net price of purchase. So now what will we do? So purchase amount is 1 lakh rupees and we receive first trade discount at 2%. So we less 2% in our purchase amount. What we can do here is we can prepare a statement here and we can name it to particular amount. So purchase 1 lakh rupees less trade discount at 2% means 1 lakh multiply 2%, 2000 will less. Now we have 98,000 left and after that we receive 5% cash discount. मतलब trade discount देने के बाद
उसने अपन को 5% का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो नाउ अगेन माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। 5% किसका क्वेश्चन आया हुआ आपको कि 5% इसका या इसका। अपन को जो ट्रेड डिस्काउंट मिला है इट्स आर एक्चुअल परचेज अमाउंट मींस दिस। अब इसका 5% अपन को कैश डिस्काउंट मिला है। सो 98,000 multiply 5%, what it will be? Let's calculate it. 98,000 multiply 5%, it's 4,900 rupees. The net purchase amount is I think 93,100. So it's our statement. So now I write here a discount column, discount account debit. In the last case we didn't recorded cash trade discount. So इस क्वेश्चन में इस केस में भी अपन ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे. So first purchase amount is 98,000 and we paid cash 93,100 and we received 4,900 discount. So this is our third case, and always narration being receive trade discount at the rate 2% and cash discount at the rate 5%. And now our third case third. In the case third we इसको पढ़ते हैं अपन एक बार. Receive trade discount at 2% and paid half amount, receive 5% cash discount and remaining amount will be paid in 2 months. मतलब इस क्वेश्चन में अपन ने पहले तो अपन को ट्रेड डिस्काउंट मिला 2% का, then we receive cash discount at 5% and इसके बाद जो अमाउंट आता है वो अपन ने उसका हाफ अभी पे कर दिया इन कैश एंड जो हाफ बचा है उसे अपन ने क्रेडिट ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर लिया. अंडरस्टैंड? सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. So our purchase amount will be, let's calculate it. So here is our statement. First working note 1, calculation of purchase amount. Particular amount. First purchase amount is 1 lakh rupees and we receive trade discount at 2%. 1 lakh multiply 2% means 2,000. Then we have 98,000. Then इसका हाफ अपन ने कैश पेड किया, मतलब पेड, इसका हाफ अपन ने कैश पेड किया. सो
cash paid half of the amount paid in cash and receive 5% cash discount। इसका हाफ कितना होगा? 98,000 का 49,000 एंड इस पे अपन को कैश डिस्काउंट मिला 5% का। सो एट द रेट 5%, 49,000 मल्टीप्लाई 5%, सो इट विल बी, समझना यहाँ पे अपन ने जो कैश डिस्काउंट जो रहता है वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे मिलता है, लेकिन अपन ने इस क्वेश्चन में 1 लाख का परचेज तो किया और इस पे अपन को ट्रेड डिस्काउंट भी मिला। सो इट विल द अमाउंट विल बी 98,000, बट 98,000 पे जो अपन को डिस्काउंट मिला है वो 98,000 पे नहीं मिला, क्योंकि अपन ने 98,000 का सिर्फ हाफ ही कैश में पेड किया है। मतलब 98,000 का हाफ है 49,000 का ही अपन ने कैश में पे किया है। तो जो अपन ने कैश में पे किया है अपन को उसी अमाउंट पर 5% का डिस्काउंट मिल गया। सो इट विल बी 2450 rupees are cash discount. So the amount will be 46,550 we pay in cash. Understand? Again समझना इसको। अपन ने गुड्स परचेज किए जो थे 1 लाख रुपए के एंड अपन ने उस पर 2% का ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया। So it is our 2,000 rupees and then after trade discount the purchase amount is 98,000 and अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा था कि half of amount receive 5% cash discount and remaining amount will be paid in 2 months। आधा जो पैसा है अपन ने अभी पे कर दिया, लेकिन जो आधा है वो अपन 2 महीने बाद पे करेंगे। So now we will समझना 1 लाख का परचेज किया, 2 लाख का ट्रेड डिस्काउंट एंड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज 98,000। इसके हाफ पे अपन ने इसका हाफ कैश में पे किया और जो अपन ने कैश पे किया अपन को उस पे 5% का कैश डिस्काउंट मिला, लेकिन जो आधा दिया है उस पे अपन को कैश डिस्काउंट नहीं मिला है, उस पे अपन को ट्रेड डिस्काउंट मिला है और अपन को जो हाफ अमाउंट है कैश में पे किया और उस पे अपन को 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला, वो अमाउंट माइनस करके अपन ने इतना उसे कैश पे किया। सो लेट्स रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट परचेज अकाउंट डेबिट 2 वी पे कैश हाफ अमाउंट, सो कैश अपने पास से गया तो वी विल क्रेडिटेड सॉरी, एंड अपन को डिस्काउंट भी रिसीव हुआ। सो डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसे अपन क्रेडिट करते हैं, तो इट्स अ टाइप ऑफ इनकम आई कैन से। एंड बट जो हाफ अमाउंट अपन ने पे नहीं किया है उसका अभी भी क्रेडिटर खड़ा हुआ है। सो आई रिकॉर्ड 2 creditors account and purchase amount is 98,000, cash we pay is 46,550, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अपन ने रिसीव किया 2450 रुपीज, बट वी हैव ऑल्सो क्रेडिटर ऑफ रुपीज 49,000। सो अगर ये चीज समझ आ गई हो तो इसका कैलकुलेट और इसका टोटल करिए। अगर
डेबिट का जो अमाउंट है वो क्रेडिट से मैच होता है, तो अपन ने सही एंट्री की है. सो लेट मी add this once. 46,550 plus 2,450 plus 49,000, so it is a 98,000. So we अपन ने ये सही एंट्री की है. सो इट्स आवर थर्ड केस. ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में ये होता है. सो मूव फॉरवर्ड if you understand this, and if you not, just comment below and I will try to explain it in more detail in next lecture. So here is a question of general. It includes CGST and HGST. GST का क्वेश्चन है, मतलब इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और इसमें कैश डिस्काउंट भी है. आई थिंक सो या इसमें GST भी है एंड इसमें डिस्काउंट वाले भी क्वेश्चन हैं. सो वंस ट्राई दिस क्वेश्चन एंड इफ यू फेस सम if you can't solve this question, so just comment me and I will try to solve this question in the next lecture. So solve all the general questions from your study mat. If any doubt, comment. I am free to solve your doubts. Okay. And I तो अभी अपन ने we completed basics of accounting and accounting equation in general. So we completed these two topics. Now moves forward further. So now ledger, general और ledger. What is ledger? So जो एंट्रीज अपन जनरल में करते हैं उसको ही अपन फर्दर लेजर में पोस्ट कर देते हैं. लेजर में से एंट्रीज को, जनरल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट कर ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है उसे अपन पोस्टिंग बोलते हैं. सो रीड दिस वंस. लेजर नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रांसफर जनरल एंट्रीज इन द सेपरेट अकाउंट्स. मतलब अपन ने ऊपर परचेज, सेल्स एंड एक्सेट्रा एक्सपेंस अकाउंट जो भी इनकम हुई अपन ने सिर्फ और सिर्फ एक जनरल में रिकॉर्ड करी. बट इन लेजर वी क्रिएट परचेज अकाउंट separately, we record our sales in sales account, and this is means of separate accounts. The process of transferring the debit and credit items of general to classified accounts in the ledger is known as posting. जनरल में से जो भी अपन जनरल एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करते हैं उसे अपन पोस्टिंग बोलते हैं. एंड सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन लेजर. I covered this section in here. ये याद रखना कि जनरल एंट्रीज को अपन अगर लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उसे अपन पोस्टिंग बोलते हैं. बिकॉज इट जस्ट अ स्मॉल टर्म, बट ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि जनरल एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं. सो इट्स इम्पोर्टेंट एंड दिस इज आवर फॉर्मेट ऑफ लेजर. सो फर्स्ट डेबिट and then credit. First column is date, particular, general folio, amount. Date, particular, general folio, amount. This is our format. And जो भी अपन डेबिट ट्रांजैक्शन करते हैं उसे अपन 2 से रिकॉर्ड करते हैं इन डेबिट साइड, और अपन अभी कोई सा भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जनरल में तो अपन उसे y लगाकर रिकॉर्ड करते हैं. And this BD means brought down. and अगर यहाँ जनरल में अगर यहाँ का टोटल लगा के और यहाँ का भी टोटल लगा के अगर डेबिट साइड का कम आता है तो अपन उसे रिकॉर्ड करते हैं टू बैलेंस CD. अगर बैलेंस डेबिट साइड का कम है, और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड से कम है तो अपन उसे बाय बैलेंस CD इफ बैलेंस शॉर्ट ऑफ क्रेडिट साइड. अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस शॉर्ट है डेबिट साइड से, मतलब कम है, तो बाय बैलेंस CD. अगर डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के कॉलम से कम है
तो अपन उसे टू बैलेंस सीडी रिकॉर्ड करते हैं. दिस सीडी मीन्स कैरिड डाउन. Here, CD means carried down, means balance that is carry forward to the next year. अकाउंट्स के बुक्स में अगर इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर मीन्स अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलता है. मतलब हर एक अप्रैल से जो भी 31 मार्च तक होता जो भी पीरियड है इसे अपन फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं. जो भी बैंक के अकाउंट्स के जो भी अकाउंट्स का इंडिया में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, जो भी एंट्रीज होती हैं वो अपन फाइनेंशियल ईयर के अंदर करते हैं. अंडरस्टैंड. और क्वेश्चन में जैसे ये दिया है जनवरी 1, जनवरी 5, जनवरी 15. सो जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे. बट दिस इज इम्पोर्टेंट कि फाइनेंशियल ईयर अपना जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है. एंड अगर होता है अपने पास जो इन्वेंट्री बची है, कैश बचा है और जो एसेट्स बचे हैं लाइक प्लांट मशीनरी एंड लैंड, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव, अपन 31 मार्च तक मार्च को जब अपन अकाउंट्स बुक बंद करते हैं तो अपन उनके बाद सीडी लगा देते हैं. सीडी मतलब ये जो बैलेंस बच रहा है बुक्स का एक्स वाई जेड ये अपने अगले फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा. मतलब ये जो अभी अकाउंटिंग पीरियड है वो है 2025 टू 2026. अगर यहाँ बुक्स में कोई सा भी बैलेंस बचता है तो अपन उसे ख़त्म नहीं कर देंगे, बुक्स अपनी बंद नहीं हो जाएंगी. अगर बिजनेस चालू है तो अपन जो इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब CD मीन्स आई कैन से CD कैरिड डाउन, इस बैलेंस को अपन नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देंगे 26-27 में. सो इसे अपन CD बोलते हैं, मतलब कैरिड डाउन. कैरिड डाउन CD मीन्स इफ डेबिट साइड का बैलेंस कम है, बैलेंस दैट इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. मतलब ये जो अमाउंट यहाँ पे आएगा उसे अपन अगले फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर देंगे. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट फॉर द करंट पीरियड. अगर ये जो बैलेंस है वो अपन अगले साल को ट्रांसफर तो करेंगे ही, लेकिन दिस इज ऑल्सो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर. सो दिस इज कैरिड डाउन. एंड जो अपन कैरिड डाउन करेंगे करंट पीरियड का नेक्स्ट पीरियड में जो बैलेंस ट्रांसफर करेंगे उसे अपन करते हैं ब्रॉट डाउन. बैलेंस दैट इज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. जो भी मैंने बैलेंस ट्रांसफर करा था 25-26 का टू 26-27 फाइनेंशियल ईयर में, जो भी मैंने ट्रांजैक्शन करे थे, जो भी मैंने कैरिड डाउन मतलब जो बैलेंस मेरे पास बचा था वो मैं अगले साल बुक्स में भेजूंगा. तो इस पीरियड के ओपनिंग में मैं BD लगा दूंगा, brought down. Balance that is carried forward from the previous year opening balance of an account. And also इस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले ईयर का ओपनिंग होगा. अंडरस्टैंड. और जो इस ईयर का क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा, है ना.
जो ये साल है मेरा, जो मेरा 25-26 फाइनेंशियल ईयर है, उसका जो क्लोजिंग है वो 26-27 का ओपनिंग बैलेंस होगा। उस ओपनिंग बैलेंस को अगर मैं मेरे नेक्स्ट इस फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं 26-27 में रिकॉर्ड करूंगा तो मैं उसके आगे ब्रॉट डाउन लगा दूंगा। ब्रॉट डाउन मीन्स carry forward from the previous year. Understand? And this is also the opening balance of an account. And here is our question, and we will solve this question in the next lecture. And this is enough for today class, and because this is a very big question, lengthy question, so we will solve this question in the next lecture. And if you have any doubt, just comment below, and if you want these notes, and just comment below. I will try to, मैं कोशिश करूँगा कि ये इसकी एक ड्राइव लिंक बना के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ जिससे you can use this or this notes. And I decided to 2-3 things because I am not consistent, and for consistency I am going to, for daily I am going to upload my lectures at 7 p.m. in the evening. Every day 7 p.m. एक लेक्चर आएगा ही आएगा, because due to some reasons I am not क्योंकि मैं कुछ नेटवर्क की वजह से, कुछ अदर सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ. सो फ्रॉम टुडे आई एम deciding to upload every day at 7 in the evening one lecture. And I am studying in CA intermediate. I am completed and passed out CA foundation in May 2025. So currently I am preparing for CA intermediate 2026 exam. और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो फैकल्टी है CA इंटर की, वो हमेशा अपना, अगर कल जो लेक्चर था लिया था उन्होंने और आज जो लेक्चर ले रहे हैं, तो आज के लेक्चर में अगर वो आज के लेक्चर में वो पिछले लेक्चर का रिवाइज करा देते हैं. सो आई ऑल्सो ट्राई टू रिवाइज लास्ट क्लास में अपन ने क्या करा था. सो आई ट्राई टू रिवाइज यू कि अपन ने लास्ट क्लास में क्या किया था. एंड इफ you have any doubt, any need, you just comment below. I try to solve. And if you want to connect with me, I am not using on social media. You can comment below and I try to reach out to you. Thank you. This is for today.